हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्त, आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भी सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोगों को तो पता है कि ये सेट डेली आपको सुबह के 6 बजे आप लोग को मिल रहा है। ठीक है दोस्त, और साथ ही साथ शाम में आप लोग को 7 बजे सेट मिला, यानी 2 सेट डेली आप लोग के लिए हम लोग ला रहे हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। देखिए, बीज पत्र निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बीज पत्ती को क्या कहा जाता है, बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन ये सब जो है रिवीजन हो चुका है, पहले भी इस तरह क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जितना बार एक क्वेश्चन आपको रिपीट होगा उतना ही जल्दी आप लोग को क्या होगा, वह याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप बस यही बोलूँगा, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस क्या करें। ठीक है दोस्त, चलिए और साथ साथ एक और बस एक रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, बस इतना आप लोग से हम चाहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है, पौधों के ऊपरी भाग से वाष्प के रूप जल की क्षति को क्या कहते हैं। यानी पौधों के जो ऊपरी भाग से जो वाष्प के रूप में जल की जो क्षति होता है उसको क्या बोलते हैं, याद रखिए उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं। ठीक है, इस विधि को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आम जिंदगी में जो गांव में जो देखने को मिलता है। निष्पादन तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में जो दे रखा है फटकना जो आसानी से समझ में आ गया कि भूसा अनाज से अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। जीवों के संबंध में जबकि एक जीव साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं परजीविता। याद रखिएगा परजीविता में क्या होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को क्या होता है, हानि होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 कहता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, इसमें बताना है कौन सा ऐसा प्रजातियां जो विशेष क्षेत्रीय के हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजाति, यानी सिर्फ एक ही क्षेत्र में पाई जाती है, उसी को बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है, निम्नलिखित में कौन वन उन्मूलन के परिणाम है। याद रखिए वन उन्मूलन का मतलब होता है पेड़ पौधों को जलाना या काटना। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या होता है, देखिए जितने पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, नहीं बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर क्या हो जाएंगे, बढ़े। कि कार्बन डाइऑक्साइड किस कौन ऑब्जर्व करते हैं, पेड़ पौधे। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वायुमंडल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा आपका 4 नंबर, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, यानी पहला और दूसरा और चौथा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 44। वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये संयोजी उत्तक या इसको कनेक्टिव उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40। देखिए जो भी क्वेश्चन बहुत बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई, यानी इकाई का मतलब यूनिट पूछ रहा है, उसका मात्रक पूछ रहा है, इसमें से कौन सा। याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, यानी कैलोरी और जूल जो है ऊर्जा की क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्लेग। बाकी ओला, एड्स और इबोला सब क्या विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाले रहेंगे। अब रहा सवाल प्लेग, तो प्लेग किससे होता है, तो याद रखें ये जीवाणु से होता है। क्या होता है दोस्त, ये जीवाणु से होता है और एक तरह का संक्रामक रोग है जो चूहा और गिलहरी पर पाए जाने वाले पिशुओं से होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, निम्नलिखित में से किस कीट में लुसिफेरी नामक वर्णक होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जुगनू में। किसमें होता है, जुगनू में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए और इसी के कारण क्या होता है, जुगनू जो होता है प्रकाश उत्पन्न करता है। लुसिफेरिन नामक वर्णन के कारण ही क्या करता है, ये रात में क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। दिन में भी करता है, दिन में दिखाई नहीं देता है सन के प्रकाश के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 51 कहता है, मानव शरीर में की त्वचा बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, एपिडर्मिस। याद रखिए एपिडर्मिस। ठीक है, तो चलिए 2 कहता है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो, वो देखिए उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट क्या होता है।
तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अभिक्रिया जो रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, फास्ट करता है। याद रखिएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि रिएक्शन को सिर्फ क्या करता है, तेज करता नहीं फास्ट करता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि उत्प्रेरक की खोज किसने किया था सबसे पहले, तो याद रखिए बर्जिलियस ने। और कब किया था, तो 1835 ईस्वी में। डेट भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मोती का प्राथमिक घटक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाने कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है CaCO3 होता है। इसको आप बोल सकते हैं लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, या अंडा का खोया जो होता है सब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या चौक भी बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, सब कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। देखिए त्वचा द्वारा श्वसन कौन करता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका मेढक जो है त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सा है, देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, पोटासियम। पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए तो पोटासियम को केरोसिन में रखा जाता है। साथ साथ याद रखिए यानी सोडियम और पोटासियम दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। तो आपको माइंड में आता होगा कि इसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है, याद रखिए केरोसिन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, और जैसे ही ऐसी बात जब ऑक्सीजन नहीं हुआ तो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप इसको खुले हवा में नहीं रख सकते, जैसे ही खुले हवा में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मतलब जल उठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पूछा है यहाँ पर क्या कि अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो यहाँ पर पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और किस चीज़ में रखा जाता है दोनों को, तो मिट्टी के तेल या किरासन तेल बोल सकते हैं, या केरोसिन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ऐसी बात नहीं, जब पेड़ पौधे कटेंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़े बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कौन करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करता है, तो पेड़ पौधे ऑब्जर्व करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, जिसमें से 20% जो ऑक्सीजन है ये अमेजन जंगल से मिलता है। याद रखिए जिसको बोलते हैं अमेजन जंगल को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी इसको बोला जाता है। 20% अकेला ये क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, बोल सकते हैं कि उत्पाद करता है या उत्पादन करता है। ठीक है, तो बाकी 1% में जो जितने अर्थ पे प्लांट्स है सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 का, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जाहिर सी बात है। और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्लीय जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। सबसे पहले देखिए द्रव्यमान संख्या को अगर हम जेड से इंडिकेट करते हैं तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो अब देखिए आपको न्यूट्रॉन पूछा तो जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस करेंगे या परमाणु संख्या को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या होगा, द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु संख्या माइनस करेंगे तब जाकर न्यूट्रॉन की संख्या के वह बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है, भी अपॉन आई होता है। ये भी फार्मूला ये ओम्स के लॉ से आया। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है एक तरल यानी जल द्वारा गैस वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा, याद रखिए उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वेग और समय के बीच को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है इनमें से किसने न तो बनाया जा सकता है नहीं नष्ट किया जाता है। पूछा इनमें से किसने न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा। यानी एनर्जी जो होता है ना इसे क्रिएट किया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। याद रखिएगा एनर्जी की यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है दोस्त, ये भी याद रखिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है वृषणों से कौन से हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों जो होता है उससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
एस्टेरोन जो होता है ये वृषणों से क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। इंसुलिन क्या होता है, अग्न्याशय से होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये आपका फीमेल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी अंडाशय से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गर्भनाल। याद रखिएगा गर्भनाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 65 कहता है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। याद रखिए इकाइनोडर्मेटा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो याद रखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम, बल की परिभाषा की बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, लेकिन अगर पूछता व्यंजन यानी एफ इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है एम ए, इसको बल के यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से इसको प्राप्त किया जाता है। ये चीज़ दोनों चीज़ आपको याद रखिए। परिभाषा पूछेगा तो न्यूटन की गति का पहला नियम यूज़ करना है। अगर आपका पूछा है कि एफ इजिकल टू एम जो फार्मूला जो व्यंजन प्राप्त किए जाते हैं और न्यूटन की गति के दूसरे नियम से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67। स्वास्थ्य की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट युक्ति रचयिता कौन थे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। याद रखिए हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है किस कोशिका ऑर्गेनेल्स को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाभिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, नाभिक होगा। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का बोलता है पावर हाउस बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया इसको, पावर हाउस बोला गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या गलत है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए कथन आपका ए दे रखा है एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया घटती जाती है और फिर बढ़ती जाती है। ठीक दोस्त, तो कथन ए आपका क्या है, राइट है। बी कहता है आवर्ती तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये गलत बात है, यानी ए सही है बी गलत है। तो स्टेटमेंट आपका यानी आंसर आपका ए हो जाएगा, कथन ए सही है जबकि बी आपका क्या स्टेटमेंट गलत है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, क्या देखी जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, पीली लौ के साथ ये जलती है, यानी पीली लौ देखी जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है, ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज पाउरुवेट में विघटन कहाँ होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव में। याद रखिए कोशिका द्रव में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 73 कहता है व्यंजन चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा क्लोरीन। याद रखिएगा क्लोरीन। अब जब व्यंजन चूर्ण की बात आई इसका फार्मूला क्या होता है CaOCl2, कहीं ऐसे मिलेगा लिखा हो या कहीं कहीं से मिला CaOCl, इसको ब्रैकेट में कर देगा अब बाहर से Cl कर देगा। अब दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और इससे याद रखिए व्यंजन चूर्ण से हमेशा कौन सी गैस निकलता रहता है, साथ ये भी याद रखिए क्लोरीन गैस ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है पीतल निम्न से किससे बने एक मिश्र धातु। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पीतल क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है। ठीक है, और ये इसमें कौन कौन से धातु होते हैं। तो याद रखिए इसमें तांबा और जस्ता होता है, तांबा और जस्ता। तब जब तांबा और जस्ता की बात हो तो भी पता होना चाहिए कि तांबा कितना होता है। तो याद रखिए तांबा जो होता है 70% और ये जस्ता होता है 30%। ठीक है, इसी से मिलता जुलता आता है ब्रॉन्ज, जिसको कांसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांसा बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है यानी एसन होता है। तो कॉपर कितना होता है, याद रखिए कॉपर होता है 90% और टीन आपका 10% होता है। तो ये दोनों आपको याद रखिए, कांसा भी याद रखिएगा और पीतल भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 कहता है स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जो मतलब दोनों को मिलाकर क्या बोला, उसको यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
मुक्त निर्वाचन आयुक्त एवं भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों की वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन सा पद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 77। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन हुए थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एम ए अयंगर। याद रखिए एम ए अयंगर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन 81 कहता है अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फैजी। क्या नाम है? फैजी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 कहता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर कहाँ? तो याद रखिए तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी दो डेल्टा है, किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हुआ? तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट हुआ है। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? सांगपो कहा जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए भारत में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। उसके बाद असम के बाद से उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 कहता है अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विंड हॉक। याद रखिएगा विंड हॉक। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1964 में, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1952 में। शासक के कितने? 6 अगस्त 1992 पूरा याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव को माना गया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ? WTO का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखिए जिनेवा में है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और जब WT की बात है तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी। देखिए बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है माई प्रेसिडेंशियल
ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आर वेंकट रमन। ठीक है दोस्त, आर वेंकट रमन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रगणी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम है तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, किस राज्य में? तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस में है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाए, यानी गया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? गया में हुआ था। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जब ये गया में हुआ था तो इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो याद रखिए चित्तरंजन दास, याद रखिएगा चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्त, चलिए और ये कौन सा अधिवेशन था? तो 38वां था। कौन सा अधिवेशन था? तो 38वां अधिवेशन था। और कहाँ हुआ था? तो गया में। कब हुआ था? तो 1922 में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? तो याद रखिए चित्तरंजन दास ने। ठीक है दोस्त, तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगर यही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले कब हुआ था? तो याद रखिए 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है किस गांव के निवासी थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मुरली भरहवा गांव के। याद रखिए मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अल-बिरूनी। ठीक है दोस्त, कौन है? तो अल-बिरूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है मानसरोवर झील स्थित है कहाँ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा तिब्बत में। ठीक है, तो मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 100 कहता है विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन निम्न में कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है? 3 देशों से मिलती है तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 102 कहता है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 103 कहता है मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रवार का युद्ध। आदि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1194 ईस्वी में। ठीक दोस्त, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथ साथ भी याद रखिए 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था, मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था और मोहम्मद गौरी की जीत हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो इसका याद रखिएगा रायगढ़। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्त? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 कहता है ग्राम सभा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनुपयुक्त में से सभी क्या है? सत्य, यानी असत्य एक भी नहीं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप 1664 में। याद रखिए 1664 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 109। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 11.29। याद रखिए 11.29। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 110 कहता है किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या
नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, अरस्तु ने कहा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 111। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना, थोड़ी देर पहले हमने अभी बताया था। ठीक है दोस्त, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन वर्षा जंगल। ये ऐसा जंगल है जो अगर हम बोलते हैं कि 21% अगर ऑक्सीजन है अर्थ पे, तो ये अकेला अमेजन वन जो है 20% ऑक्सीजन क्या करता है, सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं, घूर्णन का प्रभाव नहीं। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान ने DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वितीय को। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा। तो याद रही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कौन होगा, भारत होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115 कहता है एल्बम डिवाइड टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, रिंकी केज। याद रखिएगा, रिंकी केज। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर आपका 116। 2021 और 22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी भारत। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा भारत है। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 कहता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 118 कहता है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंडर्ड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया है। किन देशों ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भारत और US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया है कोप इंडिया में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 120 कहता है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, त्रिवेंद्रमपुरम है। त्रिवेंद्रपुरम कहाँ है। तो याद रखिएगा ये केरल राज्य में। ठीक दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ ATMC को डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे 2 सेट प्रैक्टिस डेली चल रहा है। एक सुबह आपको 6 बजे मिलेगा और एक को शाम को 7 बजे। ठीक, इस तरह से मैं वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।